चलिए सभी को हरिओम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। कल वाला क्लियर है आप सभी को? आपने सही आंसर दिए हैं सभी ने। तो आज का स्टार्ट करते हैं। जो आज हमें पढ़ना है, आज हमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है इसका। ठीक है, जो है हमारा अध्यापन विधियां, जिसका हमें अर्थ पढ़ना है और उसका कार्य क्षेत्र पढ़ना है अध्यापन विधियों का। ठीक है, हमने पहले 2 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल इसमें 8 चैप्टर्स दिए गए हैं और आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक, जिसमें निम्नलिखित घटक होते हैं। तो सबसे पहले इसमें घटक दिए गए हैं अध्यापन के। अध्यापन यानी टीचिंग के। ठीक, तो सबसे पहला जो इसमें घटक है वो होता है हमारा अध्यापक, सॉरी अध्यापन यानी टीचिंग। अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन आता है। अध्यापन होता है टीचिंग, जैसे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ या कोई और टीचर आपको जो जो सब्जेक्ट करवा रहे हैं, तो वो टीचिंग हो गया, जो आप सीख रहे हो। ठीक, फिर होता है हमारा अधिगम। अधिगम होता है लर्निंग यानी सीखना। सीखना छात्र द्वारा अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति से समायोजन। ठीक, जो अध्यापन कर रहे हैं जो हम लोग, मतलब जो हम टीचिंग कर रहे हैं, उसके द्वारा जो सीखना होता है उसको ही हम लर्निंग कहते हैं या अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये छात्रों द्वारा होता है ज्यादातर। वैसे तो टीचर भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट होते ही है जो मतलब हमेशा ही सीखते रहते हैं। लेकिन अगर हम जनरल वे में बात करें तो क्योंकि अगर टीचर हमें सिखाने वाले हैं तो जो बच्चे होते हैं वो सीखने वाले होते हैं, तो उनकी लर्निंग होती है फिर जितने भी छात्र होते हैं। ठीक, अगला जो इसका घटक है वो है अध्यापक यानी टीचर। अध्यापक कौन होता है? प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति। कि प्रक्रिया क्या होगी? हमारी प्रक्रिया हमारी टीचिंग होगी। ठीक है, टीचिंग हो गई प्रक्रिया, और उसको निर्देशित कौन करेगा? टीचर करेंगे, अध्यापक करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है। मतलब जितने भी, क्योंकि टीचर सिखाने वाले हैं, जो हमारे छात्र है वो सीखने वाले हैं, तो जो छात्रों में सीखने की प्रक्रिया का जो उद्दीपन होता है वो अध्यापक द्वारा किया जाता है। अपने नेतृत्व में अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस निर्देशित करते हैं। मतलब अपना हमें निर्देशन देना होता है। जो टीचर होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में जो भी सारी ये प्रोसेस होती है टीचिंग लर्निंग की, वो होती है। और जितना एक्सपीरियंस होता है टीचर को, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को सिखाया जाता है या निर्देशन दिया जाता है। निर्देशन हो जाएंगे हमारे, इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं जो भी हम पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, छात्र में जो उत्तम है उसे उजागर करते हैं। कौन करते हैं? अध्यापक करते हैं। क्योंकि हमारा कहते हैं जो एक टीचिंग का गोल ही होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो अलग-अलग छात्रों की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती है, तो जो उनके अनुसार, अपने-अपने अनुसार जिसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सही होती है, सबसे उत्तम होती है, उसका उजागर किया जाता है अध्यापक के द्वारा। ठीक है? अगला हमारा घटक है छात्र। कार्य द्वारा अपने आप को समायोजित करते हैं। कि मतलब जो कार्य, आप इसको इसमें इस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारे सीखने का कार्य है, पढ़ाई का कार्य है। ठीक है, टीचर्स द्वारा इंस्ट्रक्शन को मानते हैं। मतलब जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हीं सारी इंस्ट्रक्शन को जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मानते हैं। तो ये पहले 4 हो गए इसमें: अध्यापन, अधिगम, अध्यापक और छात्र। आगे देखते हैं, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है घटक। अगला है हमारा विषय या क्रिया वस्तु। ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं कंटेंट। इसमें क्या होता है? सीखने की विषय वस्तु, अध्यापक द्वारा प्रयुक्त टेक्नोलॉजी या क्रियाविधि जिससे आदान प्रदान होता है। कंटेंट क्या हो गया? हमारा जो हमें पढ़ाना है, टीचर को जो पढ़ाना है वो कंटेंट हो गया, और जो स्टूडेंट को पढ़ना है वो कंटेंट हो गया। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 9th यूनिट, तो ये हमारा कंटेंट है, क्योंकि ये आपकी विषय वस्तु है जो आपको सीखना है, जिसकी पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंटेंट या क्रिया वस्तु में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी एक प्रकार से जो हमारे अध्यापक होते हैं, जो जिस प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, उसके द्वारा ही इसमें आदान-प्रदान होता है। मान लो हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो उसके द्वारा कंटेंट का आदान-प्रदान होगा, या वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जितने भी अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है? उसके द्वारा ही आदान-प्रदान होता है, जो भी हमारी विधियाँ होती है पढ़ाने की। ठीक? अगला घटक है इसमें पर्यावरण। कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। तो पर्यावरण क्या आएगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो इसमें पर्यावरण होगा हमारा एक क्लासरूम। क्लासरूम होगा,
तो क्योंकि अभी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो जो आपकी अभी स्थिति है वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं आपका एनवायरनमेंट हो गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसके लिए हम क्लासरूम समझ सकते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया होती है, वो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है? शिक्षा एक वृद्धि, विकास और अपने अनुभव में कुछ नया जोड़ने की प्रोसेस है। वृद्धि तो है ही, क्योंकि जब हम कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि की भी वृद्धि होती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है और हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है, ठीक है? और विकास होता है। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा विकास होता है, हम किसी न किसी वजह से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो क्या? क्योंकि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो क्योंकि आप कर रहे हो तो आपकी ज्ञान की भी वृद्धि हो रही है, आपका विकास होगा। आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा तो विकास होगा, आप आगे कुछ करोगे या फिर अप्लाई करोगे किसी चीज़ के लिए या पीएचडी करोगे, ठीक है? और क्या है अपने अनुभवों में कुछ नया जोड़ने की प्रोसेस है। जितना हमें पता है, जितने हमारे पूर्व अनुभव हैं, उसपे हम कुछ अगर नया जोड़ रहे हैं तो वो भी शिक्षा है, ठीक है? तो शिक्षा क्या हो गई हमारी? वृद्धि, विकास और अपने अनुभवों में कुछ नया जोड़ने की प्रोसेस, ठीक? तो इसको एक बार हम देख लेते हैं पूरा, जितने भी हमारे इसके घटक हैं। तो इसमें टोटल है हमारे 6 घटक। पहला हो जाएगा हमारा अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय या क्रिया वस्तु और पर्यावरण। तो इसको आपको याद रखना है। इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितने कुल घटक बताए गए हैं, या ऑप्शंस में दे देंगे आपको तो उसके कोड्स बना के भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन से है या इनमें से कौन से नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? फिर देखते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाएँ होती है, एक अध्यापन और दूसरा सीखना। तो 2 प्रावस्थाएँ बताई गई है किसमें? शैक्षणिक प्रक्रिया में। पहला है अध्यापन, अध्यापन यानी टीचिंग, ठीक? और दूसरा हो गया सीखना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा जिसको पढ़ा रहे हैं और वो सीखेगा। तो इसको ज़्यादा मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है याद करने वाला, ये आपको आसानी से याद रहेगा। पहला है अध्यापन और दूसरा है हमारा सीखना, ठीक है? फिर आता है अध्यापन का कार्यक्षेत्र। अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है, क्योंकि देखो, अगर कोई ना कोई हमारे जो छात्र हैं, जो सीखने वाले हैं, तो अगर टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनका कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए होते हैं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि छात्र में परिवर्तन लाना होता है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है, ठीक है? उनका कह सकते हैं कि बिल्कुल ओवरऑल डेवलपमेंट करनी होती है छात्रों की, तो ये हो गया हमारा पहला। अगला है जब तक लर्निंग नहीं होती तब तक अध्यापन नहीं हुआ। इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लो मैं आपको यही करवा रही हूँ, अध्यापन का कार्यक्षेत्र समझा रही हूँ, पर मैं तो करवा रही हूँ। अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, तो वो अध्यापन नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो अगर वो चीज़ हो जाती है कि मैं करवा रही हूँ, आप सीख रहे हो, ठीक है? तो वो अध्यापन हो गया। लेकिन मैं करवा रही हूँ, बेशक मैं अच्छा ही करवा रही हूँ, मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है किसी भी वजह से, तो वो अध्यापन नहीं होगा, ठीक? अगला है अध्यापक सीखने के लिए एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो अध्यापक होते हैं, क्योंकि उनको सिखाना है बच्चों के लिए, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं परिस्थिति का निर्माण करते हैं बच्चों के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद है अध्यापन एक विज्ञान भी है और अध्यापन एक कला भी है, ठीक है? ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बता दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस मैम। सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक महत्वपूर्ण छात्र पर केंद्रित है। जितना भी कह सकते हैं जो अध्यापन और अधिगम होता है हमारा, जो टीचिंग लर्निंग होता है, अध्यापन अधिगम इकट्ठा है ये, ठीक है? ये बिल्कुल कह सकते हैं कि छात्र पर केंद्रित होता है, क्योंकि हमें छात्रों को ही सिखाना होता है। हम टीचिंग इसलिए करते हैं ताकि छात्रों को समझ आए, ठीक है? फिर है इसमें अध्यापन विधियाँ दी गई है, तो इसको 2 वर्गों में बाँटा गया है। पहला है निर्देशन विधियाँ, यानी इंस्ट्रक्शन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होती है? कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती है। जितने भी हमारे थ्योरी होती है,
उन सभी को पढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं निर्देशन विधियां होती है, ठीक है। दूसरी दी गई है व्यवहारिक विधियां। इसमें क्या होता है, क्रीड़ा क्षेत्रों में शारीरिक क्रियाओं या व्यायामशालाओं में पढ़ाने की विधियां। तो निर्देशन हो गई हमारी, जितने भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं, जो मान लो हम पहले क्लासरूम में करवा रहे हैं बच्चों को कि आज हमें ये करना है, तो हम थ्योरी करवा रहे हैं पहले बच्चों को, ठीक है। जब हम उस चीज का प्रैक्टिकल करवाएंगे उनको, तो वो हमारा व्यवहारिक विधियों में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य जो अध्यापन विधियां है उसको कौन से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपको ये लिखना है, मतलब ये उसमें टिक करना है। 2 प्रकार की है, निर्देशन और व्यवहारिक। निर्देशन होती है जो थ्योरी को पढ़ाने के लिए होती है, और जो व्यवहारिक होती है वो प्रैक्टिकल के लिए होती है, ठीक। फिर है इसमें कुछ कक्षागत विधियां दी गई है। देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो मतलब वो पूरा लिखेंगे, उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन रहे। अगर वो कक्षागत विधियां लिखेंगे तो आपको ये 6 लिखनी होंगी। अगर मतलब इन जनरल पूछेंगे अध्यापन विधियां तो 2 आएंगी आपको, ठीक है। तो आप ऐसा टेंशन मत लेना कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा और बिल्कुल मतलब सटीक बनता है, ऐसा नहीं होता है कि इसमें कंफ्यूजन रहे, ठीक है। तो कक्षागत विधियां देख लेते हैं, इसमें 6 दी गई हैं। पहली है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आप सभी को पता है, जो भी हमारा लेक्चर मेथड होता है उसी को व्याख्यान विधि कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टीचर आते हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, बस इसमें इतना ही होता है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। टीचर को अपना क्या है, जो भी उनका मटेरियल है जो उनको पढ़ाना है वो बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं। मतलब इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो आपस में। तो पहला हो गया हमारा व्याख्यान विधि, यानी इंग्लिश में से हम कहेंगे लेक्चर मेथड, ठीक। दूसरा है हमारा सस्वर पाठ यानी रिसाइटेशन। तो कई बार होता है, कुछ चीजें होती है जो हमें याद करनी पड़ती हैं, तो उस चीज के लिए जो विधि होती है वो हमारी रिसाइटेशन होती है या सस्वर पाठ होती है। जिस चीज को हम बार बार पढ़ रहे हैं, उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी रिसाइटेशन विधि में आ जाएगी, ठीक। अगला है हमारा तीसरा प्रयोजन। प्रयोजन होगा ये, ठीक है। नहीं नहीं, प्रयोजन ही होगा। प्रोजेक्ट मेथड होता है, मतलब हम किसी चीज के प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को हमने प्रोजेक्ट दिया है करने के लिए कि आपको इस चीज पे प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, तो वो उसके द्वारा भी सीख रहे हैं, तो ये भी एक विधि हुई हमारी पढ़ाने की। प्रोजेक्ट मेथड हो गई। अगली है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होगी, प्रयोगशाला विधि होगी जो हम किसी भी प्रयोगशाला में जाते हैं, वहां पे जो हमें सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किसी चीज का मान लो हमें प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो टीचर्स पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, खुद भी करके बताएंगे, फिर बच्चों से भी करवाएंगे उसी चीज को, ठीक है। तो वो हमारी प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आ जाती है। इसमें ज्यादातर वो चीजें होती है जो थोड़ी रिलेटेड होती है, जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो कुछ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया, इस तरह के जो आते हैं वो सारे प्रयोगशाला विधि में आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अभिनय विधि। अभिनय तो आप सभी को पता है क्या होगा, कि हमें कोई कैरेक्टर दिया जाएगा बच्चों को, मान लो हमें किसी पुराने समय का कोई दिखाना है, मान लो गुरुकुल परंपरा के बारे में ही हमें बच्चों को दिखाना है, सिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उनको गुरु बना देंगे, कुछ को शिष्य बना देंगे, एक मतलब बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना देंगे जो बिल्कुल गुरुकुल के जैसा लगेगा जैसे पुराने समय में होता है। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ बच्चे गुरु का रोल अदा करेंगे, कुछ करेंगे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये अभिनय विधि के भी द्वारा भी बच्चे सीखेंगे। अगर बच्चों को हमें किसी चीज के बारे में समझाना है तो उस चीज का अभिनय करके भी हम लोग सिखा सकते हैं, ठीक है। अगला होगा इसमें समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। तो समूह चर्चा में क्या होता है कि हम लोगों को कोई एक कॉमन गोल दिया होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम दी होती है, जो पूरा एक ग्रुप बना होता है बच्चों का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को हम कोई प्रॉब्लम दे देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैंने चलिए, अभिनय विधि का पारिजन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। नहीं बोला मैं, पारिजन विधि है। मुझे इनका समझ नहीं आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है तो बता देंगे। मैम शायद अभिनय भी नहीं बोल रहे हैं।
अच्छा, फिर से बताऊँ अभिनय विधि? देखो, अभिनय विधि मैम क्या होती है? वो बोल रहे हैं कि अभिनय विधि जो है ना वो तारे जमीन का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। ओह! अच्छा, अच्छा, ठीक है, मतलब समझ आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। तो जो हमारी अगला है हमारा समूह चर्चा। इसमें क्या होता है, हम ग्रुप्स बना लेते हैं बच्चों के, या तो पूरा ही ग्रुप बना लेंगे या छोटे-छोटे ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हमें कोई प्रॉब्लम दे देंगे बच्चों को, ठीक है? फिर उनको आपस में डिस्कस करना होगा इसमें, कि हमें ये प्रॉब्लम दी है, तो हमें इस चीज़ पे डिस्कस करना है। तो सभी अपने-अपने जो उनके पास जितनी भी नॉलेज होगी, अपना ज्ञान होगा, अनुभव के आधार पर बताएँगे, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। तो और उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जो उनको प्रॉब्लम दी गई होगी टीचर के द्वारा, ठीक है? तो इस स्लाइड में क्या पढ़ा हमने? पहले तो हमने मुख्य 2 विधियाँ पढ़ी है। पहली है निर्देशन और व्यवहारिक। निर्देशन आती है हमारी वो विधियाँ जो होती है थ्योरी क्लासेस के लिए, ठीक है? व्यवहारिक होगी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कक्षागत विधियाँ जितनी होती है। तो कक्षागत विधियाँ हमारे 6 दी गई है, व्याख्यान यानी लेक्चर, सस्वर पाठ, रिसाइटेशन, प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोगशाला विधि होगी जो भी हम सारे लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। अभिनय विधि हो गई, अभिनय के द्वारा जो कराया जाता है, ड्रामा करवाया जाता है बच्चों से, ठीक है? फिर होगा समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें है पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के 2 ढंग हैं, ठीक? कौन से हैं? पहला है अध्यापक केंद्रित और दूसरा है हमारा छात्र केंद्रित, ठीक है? ये हो गया अध्यापक केंद्रित और दूसरा है छात्र केंद्रित। तो अध्यापक केंद्रित क्या होता है? अध्यापक केंद्रित आपको जैसे वैसे पता ही होगा, जो टीचर सेंटर्ड होता है उसको हम अध्यापक केंद्रित कहते हैं, और जो लर्नर सेंटर्ड होगा या स्टूडेंट सेंटर्ड होगा वो हमारा छात्र केंद्रित होगा। जैसे इसमें सबसे आसान उदाहरण अगर लेते हैं जो बहुत पहले से भी चला आ रहा है, जैसे लेक्चर मेथड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसको हम मानते हैं कि अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि इसमें बच्चे बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़े पैसिव हो जाते हैं इसमें। तो ये अध्यापक केंद्रित हो गया, क्योंकि इसमें अध्यापक का ज़्यादा रोल है। तो जैसे नाम से ही आपको इसमें दिख रहा होगा कि केंद्रित, मतलब केंद्र कौन होगा इसमें? अध्यापक केंद्रित में केंद्र अध्यापक ही होंगे, क्योंकि इसमें अध्यापक का ज़्यादा रोल होता है। लेक्चर मेथड है, अध्यापक का ज़्यादा रोल है, उनको बोलना है, उनको बच्चों को लेक्चर देना है। बच्चों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सुनना है। कई जो बहुत पीछे-पीछे के बच्चे होंगे वो सो भी जाएँगे, ठीक है? तो इसमें बच्चे बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं, जो हमारा अध्यापक केंद्रित होता है, ठीक है? फिर बात करते हैं छात्र केंद्रित, यानी इसमें केंद्र कौन होगा? छात्र केंद्रित में छात्र केंद्र होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें होता है कि बच्चों जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है? जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो वो हमारा छात्र केंद्रित विधि हो जाएगा, ठीक? फिर है प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति योग की भी मुख्य विधि थी। जो प्राचीन समय था, पहले का समय, आधुनिक समय में तो ऐसा नहीं है, परंतु जो प्राचीन समय था, जो हमारी योग की भी विधि थी, योग को करवाने की विधि, वो भी ज़्यादातर अध्यापक केंद्रित पद्धति ही हुआ करती थी, ठीक? परंतु आधुनिक समय में वैज्ञानिक विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र केंद्रित हो गई है। तो ये भी क्या पता पूछ सकते हैं, वैसे ये बहुत ईज़ी है, क्या पता ना आए, लेकिन फिर भी कि पुराने समय में जो हमारी योग की विधि थी वो अध्यापक केंद्रित थी, और जो हमारा आधुनिक समय है, उसमें क्योंकि बहुत सारी कह सकते हैं वैज्ञानिक विचारधारा भी आ गई है और उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि सभी को पता है योग है, वो हमारे शरीर से भी जुड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो विधि है वो अब छात्र केंद्रित हो गई है, ठीक? तो ये हो गया। अभी बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि अध्यापन की 7 मूलभूत विधियाँ। पहले हमने क्या पढ़ा? कक्षागत विधियाँ, वो थी 6, ठीक है? और जो हमारी मूलभूत विधियाँ हैं अध्यापन की, वो 7 बताई गई है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो वो उसमें मेंशन करेंगे कि आपको कौन-सी विधि उन्होंने पूछी है, कक्षागत विधि पूछी है या फिर जो मूलभूत विधियाँ बताई गई हैं इस बुक के अकॉर्डिंग वो पूछी हैं, ठीक है? तो दोनों को अलग-अलग रखना है, इसकी खिचड़ी मत बना लेना इकट्ठी, ठीक है? दोनों को अलग-अलग रखना है कि ये बताया है, इसके अंदर ये बताया है कक्षागत के अंदर, और जो हमारा 7 मूलभूत है, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले वही व्याख्यान विधि है इसमें। व्याख्यान विधि आपको पता है, जो हमारा लेक्चर मेथड होता है, वो आ जाता है हमारा व्याख्यान विधि में, ठीक है? तो अगला है हमारा निर्देशन अनुक्रिया विधि। ये क्या होता है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
निर्देशन अनुक्रिया विधि। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे एक से नाम है ना, निर्देशन अनुक्रिया विधि हो गया, निर्देशित अभ्यास विधि हो गया। तो इसको थोड़ा थोड़ा ना नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं किया है इसमें, तो थोड़ा नोट करते रहना। देखो, व्याख्यान तो हो गया लेक्चर। दूसरा है हमारा निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन अनुक्रिया, जैसे निर्देशन से ही समझ आ रहा है कि इसमें निर्देश दिया जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन होगी इसमें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कौन देंगे? अध्यापक देंगे। ठीक है, तो अध्यापक के द्वारा इसमें निर्देश दिया जाएगा बच्चों को। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, तो हम इसको योग से मिला के चलते हैं। तो मान लो जैसे आपको हमें को योगाभ्यास करवाना है, ठीक है, आज हमारी योग की प्रैक्टिकल क्लास है, तो आपको योगाभ्यास करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं शुरू कर देंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। ऐसे बीच से नहीं उठने लग जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को निर्देश देंगे कि देखो, आज हम ये करने वाले हैं, हमें ये वाले आसन करने हैं, ये वाले प्राणायाम करने हैं, जो जो भी उस दिन का होगा, जो उस दिन करना होगा, वो बच्चों को बताएंगे। ठीक, उसके बाद बताएंगे एक एक आसन, जैसे ये वाला हमने आसन करना है, तो इसकी क्या क्या लाभ है, क्या क्या कह सकते हैं कि इसको कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसके। ठीक है, तो वो सारे बताने हैं। तो ये हो गए हमारे पहले, जो हमने पहले निर्देश दिए बच्चों को क्लास करवाने से पहले, मतलब प्रैक्टिकल करवाने से पहले। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कि अगर हम अभ्यास करवा रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो जो इनको जो निर्देश होते हैं वो साथ में भी दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है पहले दे दिए फिर बाद में नहीं देने, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले हम देंगे, क्लास से पहले देंगे, बच्चों को करवा रहे हैं साथ में, तो साथ में भी देंगे कि जैसे अभी आपको ये करना है, मान लो जैसे आप करते हैं सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो साथ साथ में भी निर्देश दे सकते हैं। एक तो पहले दे दिया कि पूरे 12 ही स्टेप्स बता दिया आपको, ऐसे ऐसे करना है। ठीक, दूसरा क्या निर्देश देंगे, हम बीच में देंगे, साथ में कर भी रहे हैं, पहला स्टेप हमने किया, फिर बच्चों को बताएंगे अगले में हमें ऐसे करना है, ये वो करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा करके, तो हम बाद में भी बच्चों को बता सकते हैं। तो मान लो हमने लास्ट में बच्चों को बताया कि देखो आज हमने ये किया, तो इसके आपको ये लाभ हो सकते हैं, इन लोगों को ये करवाना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं करवाना चाहिए। तो जो हमारा निर्देशन अनुक्रिया विधि हुआ, वो हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, जो कि क्लास से मतलब पहले भी दे सकते हैं। क्लास से पहले का मतलब ये नहीं है कि मान लो क्लास कल होनी है और हमने आज ही दे दी, नहीं, क्लास से बिल्कुल पहले। क्लास हमारी 5 मिनट में स्टार्ट हो रही है, तो हम उनको पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इन निर्देशों को पहले भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, मतलब साथ साथ में कि हम ये वाला आसन करवा भी रहे हैं, उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि अभी आपको ये करना है, अपना ये वाला हाथ इधर लेके आओ, पैर ऐसे करो, सांस लो, सांस छोड़ो, कैसे। तो वो बीच में हो गया। ठीक है, लास्ट में भी होगा, पूरा हमने कर लिया, फिर बच्चों को बताना है आज हमने ये किया, इसका हमने लाभ बताया, हानि बताई, किसको करवाना किसको नहीं करवाना। तो ये हो गया निर्देशन अनुक्रिया विधि। अभी मुझे एक बार बताओ, ये समझ आया सभी को? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कोई निर्देशन अनुक्रिया में? मैम एक आपने बता रहे थे मैम किसमें ऐड करना था, इसको रिपीट कर देंगे, किसमें ऐड करना था जो मूलभूत अच्छा, 7 विधियां में। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जैसे मैं यहाँ पे बस इसकी हेडिंग हेडिंग ही दी है ना, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ना अपनी नोटबुक में ऐड करते रहना, ये बता रही थी मैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। तो दो हमने देख ली, व्याख्यान हो गया, लेक्चर, निर्देशन अनुक्रिया हो गया हमारा जो हम निर्देश देते हैं। ठीक, अगला है हमारा व्यक्तिक निर्देशन विधि। इसमें भी निर्देशन आ रहा है, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस तो होंगे, हमें निर्देश तो देने होंगे बच्चों को। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है निर्देशन अनुक्रिया विधि और व्यक्तिक निर्देशन विधि में? देखो, इससे क्वेश्चन बना है, मैं इसलिए इस पे इतना जोर दे रही हूँ। उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कोई बिल्कुल एक स्टेटमेंट बता दिया कि ऐसे ऐसे ये करे है वो करे। तो उन्होंने ऑप्शन में ना पहले तो 3 तो यही दे दिए थे, निर्देशन अनुक्रिया, व्यक्तिक निर्देशन और निर्देशित अभ्यास विधि। ये कोई अलग दे दिया था। तो अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो दिमाग का दही हो जाएगा वहां पे, तो इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर रखना। अब देखो, दोनों में निर्देशन है, निर्देशन अनुक्रिया में भी और व्यक्तिक निर्देशन में भी, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें व्यक्तिक निर्देशन बताया गया है। मतलब इसमें क्या है, क्योंकि हम सभी को पता है जो सारे जितने भी छात्र होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, व्यक्तिक भेद का ध्यान रखना होता है। मतलब क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग है,
सबकी अपनी-अपनी क्षमता होती है किसी भी चीज़ को करने की। कुछ लोग आसनों को बहुत अच्छे से बहुत कम समय में परफेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो जो हमारी व्यक्तिक निर्देशन विधि होती है, वो इसी बात पे आधारित है कि हमें बच्चों में जितने भी कह सकते हैं भेद होते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए बच्चों को करवाना है। निर्देशन अनुक्रिया में ऐसा नहीं था, उसमें हमें बस इंस्ट्रक्शन देनी थी। उसमें क्या था पहले, बीच में, लास्ट में देनी थी, सभी को एक साथ देनी थी। मान लो हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 के 20 बच्चों को एक साथ इंस्ट्रक्शंस देनी थी। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है व्यक्तिक, इसमें क्या है कि सभी की जो भेद होते हैं बच्चों के आपस में, उनका ध्यान रखते हुए इसमें हम लोगों को निर्देश देना है। ठीक है? दोनों में अंतर क्लियर हो गया सभी को? ये थर्ड वाला हम लोग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं मैम? हाँ जी, बोल सकते हैं। जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना बच्चों को, वो आ जाएगा इसमें व्यक्तिक निर्देशन वाला। ठीक है? जी मैम। मैम ये थर्ड वाले में मतलब ग्रुप में भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल किसी को करवा रहे हैं तो वो भी आ जाएगा इसमें? हाँ जी, देखो इसमें ग्रुप में भी दे सकते हैं। ग्रुप में हमें पता होता है ना, देखो पहले तो नहीं पता होगा, लेकिन धीरे-धीरे हम क्लासेस लेंगे तो हमें बच्चों का पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे की कैसी-कैसी क्षमताएँ हैं, किसको किस चीज़ में कमी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो उस चीज़ का पता चल जाएगा। तो हमें इस तरह से पढ़ाना है बच्चों को कि सबको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जिसको आ रहा है उसी को करवाते जा रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा उसको पीछे छोड़ दिया, नहीं, इसको हम ग्रुप में भी दे सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। तो अगला है हमारा, ये तो आपको पता ही है, समूह चर्चा विधि। इसमें वही होता है, कोई भी हमने प्रॉब्लम देनी है बच्चों को उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है? फिर से आ गया हमें, फिर से क्या आया हमें? निर्देशित अभ्यास विधि, है ना? तो इसमें क्या होता है निर्देशित अभ्यास विधि में? अभ्यास आ रहा है इसमें, मतलब इसमें प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसमें निर्देशित भी आ रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा हमारा निर्देशित अभ्यास विधि में? इसमें हम बच्चों को असाइनमेंट्स देंगे। अभ्यास है मतलब उनको प्रैक्टिस भी करनी है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं उनको, हम बच्चों को असाइनमेंट्स देंगे। मान लो आपको मैंने कोई असाइनमेंट दे दिया करने के लिए कि आप ये करके लेके आओ, तो वो इसमें आ जाएगा। और क्या चीजें आती है उसमें? इसमें कि मान लो आज हमने अभ्यास किया, हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया आज, ठीक? तो मैं आप लोगों को क्या कहूँगी कि इस अभ्यास को आपको अलग से भी करना है, आपको घर जाके भी इसको करना है, फिर आपको मुझे भी बताना है कि आपने क्या किया, कैसे किया, मैं उस चीज़ में भी सुधार लाऊँगी, ठीक है? निर्देशन में हमको बस इंस्ट्रक्शन देने थे पूरी क्लास को, व्यक्तिगत निर्देशन में जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चों में व्यक्तिक भेद होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए इंस्ट्रक्शंस देने हैं। लेकिन जो हमारा निर्देशित अभ्यास विधि है, ये क्या है? ये हम बच्चों को कहें, इसमें असाइनमेंट्स दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है? और क्या होगा? जो भी उनके प्रैक्टिकल्स है उनको कह सकते हैं, क्लास में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ की प्रैक्टिस घर जाके भी करो, ताकि उस चीज़ में आपकी बिल्कुल कह सकते हैं परफेक्ट हो जाओ उस चीज़ में, ठीक है? और क्या हो सकता है? कि इस चीज़ के अतिरिक्त हमने, ये तो हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, बच्चों को हमने क्लास में भी करवाया, उन्होंने घर पे भी कर लिया, ठीक है? तो इसके अतिरिक्त कोई भी अगर सुझाव हमें आ रहे हैं बच्चों को देने के लिए, कि अगर आपको औरों को भी करवाना है, मान लो बच्चों को ही हम कह दें कि आप इसी चीज़ को जो हमने आपको करवाया, आपने सीखा हमसे, ठीक है? आपको अगर ये और बच्चों को भी करवाना है, तो हम उस चीज़ की भी बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, इन तीनों का पता चल गया, निर्देशन का, व्यक्तिगत निर्देशन और निर्देशित अभ्यास का अंतर पता चल गया सभी को? मैम ये फिफ्थ एक बार और रिपीट करेंगे, सुन नहीं पाई मैं। हाँ जी, देखो ये है निर्देशित अभ्यास विधि। नाम से पता चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो कि अभ्यास करना है इसमें, ठीक है? तो निर्देशित अभ्यास विधि है, तो इसमें क्या होता है कि हमें बच्चों को असाइनमेंट्स देने होते हैं, ठीक है? मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दे दिया, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास हम योग की अध्यापन विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो अगर इसको योग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उसमें ये आएगा कि आपको, अगर हमने कोई आज अभ्यास करवाया क्लास में, ठीक? फिर हम क्या करेंगे कि क्लास में करने के बाद भी आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस घर जाके करनी है। हम बच्चों को बोलेंगे कि आप यहाँ जो हमने किया आज, वो आप घर जाके भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ताकि उस चीज़ में बिल्कुल परफेक्शन आ जाए आपकी, ठीक है? और कम से कम समय में आप उस चीज़ को सही से कर पाओ, ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाएगी। और हम उनको ये भी कहेंगे कि अगर आप हमसे भी सीख रहे हो, मान लो आपने कोई अभ्यास सीखा, तो आप उस चीज़ को दूसरों को भी करवा सकते हो, ताकि उनकी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इसमें अभ्यास आ रहा है ना, अभ्यास शब्द आ रहा है इसमें, निर्देशित अभ्यास, कि बच्चों को अभ्यास करना है। मैम असाइनमेंट इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम लोग? कैसे? प्रोजेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, वो अलग से होगा।
मैम वो प्रोजेक्ट नीचे में है, 6 नंबर का है प्रोजेक्ट का। ओके, क्योंकि आपने बोला ना घर जाके फिर उनको पढ़ाई मतलब रिपीटेशन करना पड़ेगा, तो इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है मैम इसमें। इसमें मैम इसको ऐसे प्रैक्टिस बोल होगा। सकते हैं क्या? जैसे कि निर्देशन अनुक्रिया विधि है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल टाइप का बोल सकते हैं। इसकी अनुक्रिया, क्रिया से जैसे समझ आ रहा है कि जैसे कि जो भी योग अभ्यास में हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम लोग उसके उसमें मान सकते हैं व्यक्ति को, तो पर्टिकुलर एक पर्सन को ही देखो, जैसे कि बोलते स्टूडेंट को कि क्या कमी है क्या खामी, तो आपको इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और निर्देशित अभ्यास मतलब ये है कि जैसे कि आपको प्रैक्टिकल का हो गया या फिर कोई भी फाइल वाइल का कोई भी दे रहे हैं, तो आपको इतनी अभ्यास करने की जरूरत है, तो हम लोग उसको अभ्यास के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जो कि इसमें जो टीचर हमारा निर्देश करेंगे और जो स्टूडेंट हो गए वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें शायद। हाँ, ऐसे समझ सकते हो, उसको प्रैक्टिस ही करनी जैसे है कि इसमें। होमवर्क करके आना या फिर इस चीज की आपको जरूरत है तो इसका अभ्यास करना, उनकी जितने भी चीज का है आपको अभ्यास करने की जरूरत है, ऐसा टाइप का करके। हाँ, वही होगा इसमें, हम बच्चों को काम देंगे इसमें, जो हमारी निर्देशित अभ्यास है, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल दिया जाएगा, या तो उनको असाइनमेंट बोल सकते हैं, जैसे बनाते आप सभी को पता होगा, मास्टर्स की हो गया, कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स भी देते हैं हम लोगों को। मान लो हमें थेरेपी का दे दिया कि ये वाली डिजीज दे दी, इसमें हम कौन-सा क्या चीज़ दे सकते हैं, उसकी डाइट वगैरह सब कुछ, वो हमारा असाइनमेंट, वो हमारा रिटर्न वर्क हो गया। लेकिन हम बच्चों को उसमें ये भी कह सकते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल भी करो, क्योंकि योग है वो हमें करना ही करके ही होगा, वो लिख के नहीं होगा। तो वो चीज़ें अगर आप उस चीज़ का भी अभ्यास कर सकते हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करके आ सकते हो, तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है? मैम तो ये ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों में भी हो सकता है ना? कौन-सा वाला? यही 5th वाला? हाँ, हो सकता है, इसको ग्रुप में भी दे सकते हैं कि अगर ग्रुप में बच्चे कर रहे हैं, मान लो अगर हॉस्टल में रहते हैं, उनको ग्रुप्स में भी बोल सकते हैं, अगर मान लो घर से आते हैं, तो उनको अलग-अलग ऐसे भी दे सकते हैं। असाइनमेंट्स तो वैसे अलग-अलग ही दिए जाते हैं, वो तो बहुत कम होते हैं कि ग्रुप में भी, अगर मॉडल्स वगैरह बनाने हो, वो दे सकते हैं हम लोग ग्रुप में, ठीक है? ओके जी, ठीक है। हाँ जी, तो अगला है हमारा परियोजना विधि। तो परियोजना क्या होगी? परियोजना में आएगा वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया है बच्चों को, वो सारी चीज़ें हमारी प्रोजेक्ट इसमें आ जाती है परियोजना विधि में, ठीक है? इसमें क्या कर सकते हैं हम कि बच्चों को जितने भी ऐसे हो सकते हैं कि मान लो हमने बच्चों को ऐसा दे दिया, कोई आप मॉडल बना के लेके आओ, वो सारी चीज़ें जो भी होगी, वो इसमें परियोजना में आएगी। इसको निर्देशित अभ्यास विधि और परियोजना विधि को अलग-अलग रखना। इसमें मतलब एक साथ नहीं करना इसको। निर्देशित में क्योंकि असाइनमेंट भी है, आपको योगा भी करना है और हमें बच्चों को सुधारना है। जो टीचर है उनको बच्चों को सुधारना भी है कि उनको कहाँ कमी रह रही है। लेकिन जो परियोजना विधि है, उसमें हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई मॉडल्स बनाने के लिए दे रहे हैं या जो सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, वो सारी दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कई बार वो होती है ना प्रतियोगिताएँ होती हैं योग की। ठीक है? तो वहाँ पे भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं और उनको उस चीज़ का निरीक्षण भी करवा सकते हैं, कि देखो ऐसे-ऐसे होता है, सब चीज़ें इसमें आ जाएगी परियोजना में, ठीक? अगला है हमारा प्रदर्शन, प्रदर्शन विधि। ये तो आपको पता ही होगा प्रदर्शन में क्या होगा कि जितनी भी जो-जो बच्चों को आता है, जिस-जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होते हैं, उन चीज़ का उसको प्रदर्शन करना होता है। जितने भी आसन्स होते हैं, जो सारे एडवांस आसन होते हैं, ठीक है? वो सारे इसमें आ जाते हैं या जो भी अगर नॉर्मल भी हो, एडवांस भी ना हो, तो प्रदर्शन विधि है मतलब प्रदर्शन करना है, जो उन्होंने सीखा है, उस चीज़ का उनको प्रदर्शन करना है, ठीक? तो ये सारी क्लियर हुई सभी को मूलभूत विधियाँ जो हमने अभी पढ़ी? तो ये जो हाँ जी। निर्देशित अभ्यास जो है वो बच्चों की स्किल डेवलप करने के लिए यूज करेंगे क्या फिर हम लोग? निर्देशित अभ्यास वाला हाँ, बोल सकते हैं ऐसे कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं इसको निर्देशित वाले को। और परियोजना मतलब प्रोजेक्ट जो क्लास में पढ़ा है उसका ही फिर से एक बार रिपीटेशन होगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। परियोजना जो विधि है वो हाँ मतलब जी। क्लास में जो पढ़ा है बच्चों ने उसका ही फिर से एक बार उनसे प्रैक्टिस करवाना मतलब प्रोजेक्ट के जैसा। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं। कई बार हम चीज़ बच्चों को मॉडल्स देते हैं ना बनाने के लिए, चार्ट दे दिए, मॉडल्स दे दिए, वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। ठीक है? ओके। हाँ जी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। टाइम तो है अभी। हाँ, तो अगला है हमारा विधि को प्रभावित करने वाले घटक किसी विशिष्ट विधि या विधियों के संयोग के चयन में निम्नलिखित कारक होते हैं। तो ये है विधि मतलब यहाँ पे है शिक्षण विधि, ठीक है? इसको प्रभावित करने वाले कारक जो दिए गए हैं, कौन से? तो सबसे पहला है विषय वस्तु।
विषय वस्तु क्या होगा हमारा? विषय वस्तु हमारा होगा जो भी हमारा विषय है, जो हमें पढ़ाना है, जो हमारा सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो सारा हमारा विषय वस्तु में आ जाएगा। ठीक है? कि मान लो हमें थ्योरी करवानी है, वो हमारा विषय वस्तु हो गया, प्रैक्टिकल करवाने हैं क्योंकि अलग-अलग होता है ना, थ्योरी का हमारा अलग सिलेबस बना होता है कि हमें इसमें ये चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिकल का अलग होता है, हमें ये वाले आसन करने हैं, ये प्राणायाम करना है, ये ध्यान करना है। ठीक है? तो वो हमारा विषय वस्तु हो गया सबसे पहला। ठीक? फिर है पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले की पृष्ठभूमि यहाँ छात्रों की पृष्ठभूमि की बात हो रही है, ठीक है? कि हमें ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक है इस चीज़ में कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को पहले से कितना आता है, ठीक है? उनका अनुभव क्या है? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मान लो हमने पता ही नहीं किया बच्चों को कितना पता है, हम खुद से ही लग गए पढ़ाने उनको या करवाने, तो उस चीज़ में थोड़ा ऐसा होता है कि मान लो क्या पता टाइम वेस्ट हो अगर हम उनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करवा रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल जो बेसिक लेवल है उसका ही पता नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा एनर्जी भी लग जाएगी, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो हमें बच्चों का पहले की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए इसमें, ठीक? ये हो गया। अगला है हमारा अध्यापक। अध्यापक भी एक इम्पोर्टेंट कारक है। कैसे? क्योंकि अध्यापक को ही तो बच्चों को सिखाना है या उनको पढ़ाना है या उनको कह सकते हैं प्रैक्टिकल करवाना है। जो भी करवाना है वो अध्यापक ही करवाएँगे। तो इसमें अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि सबसे पहले बात आती है अध्यापक के कम्युनिकेशन स्किल की, कि जो उनकी संचार की संचार मतलब कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत सही होनी चाहिए कि बच्चों को समझ आना चाहिए, जो वो करवा रहे हैं क्योंकि मेन एम तो यही है, जो हम लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की वो हमारा मेन एम है। तो टीचर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है? अगर आपको करना है तो, है ना? और फिर क्या होता है इसमें कि क्योंकि हमें पता है क्लास में एक जैसे बच्चे तो होंगे नहीं, अलग-अलग प्रकार के होंगे। तो हमें उनको कैसे मैनेज करना है वो सारी स्किल भी टीचर्स में होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो टीचर पढ़ा रहा है, जो सब्जेक्ट उसको दिया गया है, उसके प्रति उसका प्रेम होना चाहिए, उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो मैं आपको ये वाला यूनिट करवा रही हूँ, मुझको ये पढ़ाना ही नहीं था, उदाहरण दे रही हूँ बस, ऐसा है नहीं वैसे। मान लो मेरे को ये करवाना ही नहीं है आपको, तो मैं उसको अच्छे से नहीं कराऊँगी, ऐसे ऊपर-ऊपर से करवा दूँगी। हाँ, ठीक है, ये है, आप अभी पढ़ लेना, आप बड़े हो गए पढ़ लेना। मैं टाल-मटोल करूँगी, अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगी। तो मेरा इस सब्जेक्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ को पढ़ाने में, ठीक है? फिर क्या है, एक बिल्कुल आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए एक टीचर का, कि लगने चाहिए कि वो टीचर है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई बन के आओ या बहुत ज़्यादा कपड़े पहनो, बहुत मेकअप करके आओ, ये वो सो जो भी है ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब वो टीचर लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत रंग-बिरंगा रेनबो सा झाड़-सा पहन के आ गए, बालों का ऐसे झाड़-सा बना दिया, वैसे बन के आ गए, तो बच्चे डर जाएँगे उनको देख के, वो पढ़ेंगे नहीं और पूरे टाइम उनको ही देखते रहेंगे, उनका पढ़ाई पे नहीं ध्यान होगा, ठीक है? तो एक टीचर के जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए उनका, ठीक है? फिर क्या है कि खुद को उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है। खुद भी उन्हें ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है कि खुद वो आधे घंटे बाद क्लास में आते हैं, तो बच्चे तो वैसा ही करेंगे ना उनको देख के। मतलब उनको एक आदर्श के रूप में सामने आना है बच्चों के लिए। उनको टाइम से क्लास में आना है, बच्चे उनको देख के टाइम से क्लास में आएँगे, ठीक है? खुद को भी उनको अनुशासित रखना है, ठीक है? उनका जो टीचर होंगे, उनका स्वर भी मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं है गुस्से से बोल रहे हैं, बच्चे उनसे डर ही जाएँ, उनसे डरते ही रहे, वो पढ़ाई कर ही ना पाएँ। उनका स्वर ही ऐसा हो बिल्कुल खड़ूस वाला, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स का स्वर भी मधुर होना चाहिए। ठीक है? ये हो गया हमारे टीचर के बारे में, ठीक? क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बच्चों को मैनेज करना आना चाहिए, साथ ही साथ अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मधुर स्वर होना चाहिए, अपनी नॉलेज होनी चाहिए और अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये टीचर के लिए हो गया। अगला है हमारा सुविधाएँ। सुविधाएँ क्या आएगी? देखो, योग करना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक बड़ा-सा हॉल कह सकते हैं, क्लासरूम कह सकते हैं, वो चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या है और उसमें क्या होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, हवा भी आनी-जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो एक बड़ा-सा कमरा है लेकिन खिड़की उसमें एक है या है ही नहीं, तब तो दम घुट के मर जाने हैं सभी बेहोश, सभी को लगेगा शवासन में लेटे हैं लेकिन वो चले गए होंगे समाधि में, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हवा भी आनी चाहिए उसमें, ठीक है? लाइट होनी चाहिए प्रॉपर और स्पेस होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कुछ आसन लेट के करने होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी स्पेस चाहिए, ठीक है? आपस का और सबसे बड़ी बात क्या है कि साफ होना चाहिए, क्योंकि हमें प्राणायाम करना होता है तो शुद्ध वायु जानी चाहिए ना हमारे अंदर, ठीक है? तो हमारे आस-पास का वातावरण भी
साफ होना चाहिए। और यदि हमें षटक्रियाएँ करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए, तो उसके आस-पास भी कहीं पानी की सुविधा होनी चाहिए ताकि हमें इस चीज़ के लिए असुविधा ना हो। और जो हमारा वातावरण है वो शांत होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए कि कहीं से हॉर्न की आवाज़ें आ रही है, लोगों की आवाज़ें आ रही है बोलने की, तो हमारा ध्यान भटक रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब सुविधाओं में हमारा आ जाएगा जो हमें पढ़ाने के लिए चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए। अच्छा-सा क्लासरूम, हवा, पानी, शांत वातावरण, ठीक? ये हो गया। फिर है हमारा अगला वैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है वैज्ञानिक सिद्धांतों में? वैज्ञानिक सिद्धांतों में मेन कारण ये है इसका क्योंकि जितना भी आपको पता है आजकल जितनी भी जो सारी चीज़ें होती है वो प्रूव हम तब उसको मानते हैं उस चीज़ों को अगर उसका कोई प्रूफ होता है हमारे पास तो उस चीज़ के लिए हम रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है? तो योग में भी ऐसा हो रहा है रिसर्चेज़ वगैरह हो रही है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी एक बहुत बड़ा हमारा कारक माना जाता है पढ़ाने में, योग को करवाने में, ठीक है? क्योंकि जितना भी हमारा शरीर के बारे में है, हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो उसके अनुसार ही हम सारी चीज़ें उनको समझा सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये वाला? यस मैम। जी मैम। हाँ जी, चलिए फिर आज इसको इतना ही रखते हैं। जाएँगे नहीं अभी कोई? एक्सक्यूज़ मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैंने आज ही जॉइन किया है और ग्रुप भी आज ही जॉइन किया है, तो आप शुरू में कुछ बुक के बारे में बता रहे थे, वो उसका नाम बता सकते हैं क्या प्लीज़?